आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं आप सभी से मिल रहा हूं, लेकिन यह मेरी पूर्ण रूपेण आशा है कि आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। हमेशा की भांति आज भी मैं आपके समक्ष एक विषय की व्याख्या बहुत ही सरल ढंग से करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको रटना ना पड़े। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ आपकी पढ़ाई की दृष्टिकोण से बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी जो मिसगाइडेड हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था को लेकर। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं हमारे सनातनीय परंपरा के श्रृंगार वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज का एक ऐसा अपरिहार्य अंग है जिसके बिना एक सुव्यवस्थित सुसंगठित समाज की कल्पना करना भी संभव नहीं है। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में एक व्यवस्था कायम करती है जिसमें एक वर्ग ज्ञान रूपी ब्राह्मण का है जो सभी को ज्ञान प्रदान करता है, सही गलत में अंतर हमें बतलाता है तथा परमात्मा का निरंतर ध्यान करने का हमें उपदेश देता है ताकि लोग अपनी दिशा से न भटके, सदा सद्मार्ग में चले, सभी खुशहाल रहे। दूसरा वर्ग शौर्य एवं साहस का प्रतीक क्षत्रिय है जो सभी की रक्षा करता है, बाहरी आक्रमणों से समाज को बचाता है, सभी को अभय प्रदान करता है। तीसरा वर्ग वैश्य का है जो समाज की आर्थिक स्थिति को देखता है, उसे निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि समाज के सभी लोगों का भरण पोषण अच्छे ढंग से हो सके। एवं अंत में सेवा एवं समाज को ऊर्जा देने वाला एक वर्ग है जिसे शूद्र कहा जाता है। हमारे समाज को सुदृढ़ बनाने का काम शूद्र ही करता है क्योंकि बिना सेवा भाव का कोई समाज नहीं चल सकता। अतः ये चारों वर्ण आपस में मिलकर एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करते हैं। ये चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी, और इन वर्णों का निर्धारण जन्म आधारित कभी भी नहीं रहा था बल्कि यह पूर्ण रूपेण गुण आधारित है जिसमें जैसा गुण वैसा उसका वर्ण निर्धारण किया जाता था। इसकी स्पष्ट व्याख्या हमारे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी मिलती है। पुरुष सूक्त में यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ उसके गुण एवं कर्मों के आधार पर ही संभव है और यह जरूरी भी है। अतः वर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में एक सुव्यवस्थित समाज का अपरिहार्य अंग है, किंतु बुरे राजनीतिकरण के कारण हमारे वर्ण व्यवस्था को धूमिल कर दिया गया है, इसे बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, इसे विकृत कर दिया गया है। इसे जन्म के आधार पर जोड़कर राजनीतिकरण किया जाता है तथा हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच आदि की भावनाओं को विकसित किया जाता है जो बिल्कुल गलत है एवं निराधार है। इसका कोई सरोकार हमारे सनातनीय वर्ण व्यवस्था से नहीं है। हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप हम शतपथ ब्राह्मण संहिता को देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शूद्र को भी वैदिक कर्म करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त महाभारत में भी द्रोणाचार्य एवं कृष्णाचार्य आदि ब्राह्मणों को भी क्षत्रियों की भांति शस्त्र उठाने का अधिकार था। अतः इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सनातनी परंपरा का वर्ण व्यवस्था का विचार बहुत ही प्रासंगिक है तथा इसके मूल रूप को यदि हम समझ जाएं तो वर्तमान में उपस्थित या उत्पन्न जितने भी क्लेश हैं, सामाजिक असमानता है, सामाजिक मतभेद है, सामाजिक अव्यवस्था है, उसे दूर किया जा सकता है बशर्ते हम इसके मूल रूप को समझे। एक सुव्यवस्थित संगठित समाज की स्थापना करने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था को अपनाना ही पड़ेगा और इसके मूल रूप को मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष हमारे सनातनीय परंपरा के
श्रृंगार, जैसा कि मैंने पहले कहा था, वर्ण व्यवस्था की व्याख्या मोटे मोटे तौर पर करने का प्रयास किया है ताकि आपको और अन्य जो भी मिसगाइडेड पर्सन है हमारे समाज में, उनका यह मार्गदर्शन हो पाए कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को कभी भी बांटने का प्रयास नहीं किया गया था। सभी में एक सहचार उत्पन्न करने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया था और इस मूल भावना को हम सभी अपनाएं और बुरे राजनीति से बचे और आपसी सहचार का निर्माण करें। धन्यवाद।